हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड मैंने दो वीडियो दे रखा है, जिसमें पहले में सिमली और मेटाफर है, दूसरे वीडियो में पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफी को समझाया गया है। आज मैं आप सभी के लिए शेष 3 फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर उपस्थित हूं। आप सभी इसे भी समझें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। 3 फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से रह गए? पहला उसमें है ऑक्सीमोरन, दूसरा है हाइपरबली और तीसरा है ओनामेटोपिया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीमोरन को, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स। ऑक्सीमोरन ये आपका 5th नंबर पे है, 5वां फिगर्स ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमोरन को हिंदी में विरोधाभास कहते हैं, विरोधाभास अलंकार। इसकी डेफिनेशन देख लें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे प्रिय विद्यार्थियों, नाम से ही ये स्पष्ट है कि विरोधाभास ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक ही चीज के लिए दो विरोधी शब्दों का प्रयोग कर दिया गया हो तो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे आप देखें यहां डेफिनेशन में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। आप देखें, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट, दो विपरीत क्वालिटीज यानी गुणों को जोड़ा जाता है टू द सेम थिंग, एक ही चीज के लिए। एक ही चीज के लिए दो विरोधी गुणों को जब एक ही सेंटेंस में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू और इसको क्लियर करिए तो एग्जांपल्स में, लाइफ इज बिटर स्वीट। बिटर मीन्स कड़वा एंड स्वीट मीन्स मिठास। जीवन एक कड़वी मिठास है। आपने देखा कि जीवन के लिए ही सेम थिंग, जीवन के लिए ही बिटर और स्वीट दोनों का प्रयोग कर दिया गया। एंड दीज बोथ वर्ड्स आर जस्ट अपोजिट फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए ये विपरीत है। और ऐसे विरोधी शब्दों का प्रयोग कर दिया गया एक ही सेंटेंस में और एक ही चीज के लिए, तो वहां विरोधाभास अलंकार होगा। नेक्स्ट देखें, इट इज एन ओपन सीक्रेट। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन खुला हुआ, सीक्रेट यानी रहस्य। यहां देखें, कोई भी चीज है जिसके लिए कहा गया इट इज ओपन सीक्रेट, यानी खुला भी है रहस्य भी है, तो बोथ आर कंट्राडिक्टरी, इसलिए इस सेंटेंस में भी ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट देखें, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी पोएम से ली गई एक पंक्ति है। आप सभी इंटरमीडिएट के पोएट्री में एक पोएम पढ़ेंगे जिसमें है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, हेनरी वॉटन। हेनरी वॉटन के द्वारा कंपोज्ड ये पोएम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसमें पोएट ने एक प्रसन्न जीवन के गुणों का वर्णन किया है। उसमें सबसे अंतिम पंक्ति है कि वह व्यक्ति जिसका चरित्र उत्तम होता है उसके पास, अंतिम पंक्ति, सारी पंक्तियों में एक अच्छे चरित्र का या एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के जीवन का वर्णन या उसके गुणों का वर्णन किया गया है। और अंतिम में कवि इस पंक्ति के द्वारा पोएम को समाप्त करते हैं ये कहते हुए कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी ना हो फिर भी वह सब कुछ रखता है, ऐसा कहा। यहां आप देख रहे होंगे कि ये विरोधाभास वर्ड्स प्रयोग किए गए, टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स, कि उसके पास कुछ नहीं है और सब कुछ भी है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट आप देखें, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। आवर स्वीटेस्ट माने हमारे सबसे मधुर सॉन्ग्स, गीत वे होते हैं, दोज वे हैं जो कि टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, जो सबसे दुखपूर्ण विचारों को व्यक्त करते हैं,
सबसे मधुर गीत वे होते हैं जो सबसे दुखपूर्ण विचारों को व्यक्त करते हैं। आपने इस लाइन में देखा कि एक तरफ स्वीटेस्ट और दूसरी तरफ सैडेस्ट, यानी ये दोनों ही एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं, लेकिन एक ही चीज के लिए प्रयोग किए गए, एक ही गीत के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहां पर ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाइपरबली। 6 नंबर पे फिगर्स ऑफ स्पीच है आपका हाइपरबली, अतिशयोक्ति। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इन हाइपरबली थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तुओं को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो बहुत बड़ी हैं या बहुत छोटी हैं। ग्रेटर और लेस, बेटर अधिक अच्छी हैं और वर्स या अधिक खराब हैं। देन दे रियली आर, जितना कि वो वास्तव में हैं, यानी उनकी वास्तविकता से अधिक बढ़ाकर या घटाकर, उनसे अधिक अच्छा या उससे अधिक खराब, या वास्तव में जो है उससे बढ़ाकर या घटाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां हाइपरबली होता है। हाइपरबली अतिशयोक्ति, आप समझ रहे होंगे। हाइपरबली यानी जो बात बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है, या ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी भी चीज को उसकी वास्तविकता से अधिक बढ़ाकर या अधिक घटाकर कही जाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, एग्जाम्पल्स में मैंने दे रखा है, सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वह सागर भर आंसू रोई। यहां देखें, टीयर्स यानी आंसू, वह इतना रोई कि सागर भर गया, हाइपरबली। इसी तरह आगे देखें, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे कई युगों से नहीं देखा है, कई युगों से, हाइपरबली। सेंस ये है कि बहुत दिनों से नहीं देखा, लेकिन कह दिया कि कई युगों से नहीं देखा है। तो इस प्रकार से यहां पर बात को बढ़ाकर कहा जा रहा, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा, इसलिए यहां पर हाइपरबली है। नेक्स्ट है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। इसे भी देखें, ये जो है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, इसको समझने से पहले आपको इससे रिलेटेड कुछ चीजों को समझना होगा। शेक्सपियर के एक ड्रामा, विलियम शेक्सपियर के एक ड्रामा जिसका नाम मैकबेथ है, उसमें एक लेडी मैकबेथ है जिसके द्वारा राजा डंकन, किंग डंकन की हत्या कर दी जाती है। और बाद में जब वह अपने इस कारनामे को महसूस करती है, और वह महसूस करती है कि उसने इतना गलत किया, राजा की हत्या करके खुद रानी बनने के लिए उसने ऐसा कुछ किया, तो जब वह यह महसूस करती है नाटक के अंत में कि उसके द्वारा किया गया यह कार्य बड़ा ही गलत और घिनौना था, तो वह महसूस करती है कि उसने जिन हाथों से राजा की हत्या की थी, उस राजा के उस हाथ में से कभी भी खुशबू आ ही नहीं सकती। यहां तक कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, जो अरब देश में बनने वाले परफ्यूम है, परफ्यूम सबसे अधिक अरब में ही बनता है, तो अरब का पूरा परफ्यूम यदि इन छोटे हाथों में लगा दिया जाए तो भी इससे खुशबू या मधुरता नहीं आ सकती, ऐसा वह महसूस करती है। इस लाइन में आप देख रहे होंगे कि बात को कहने का सेंस यही है कि उसमें से खुशबू नहीं आ सकती, परंतु बात को थोड़ा अधिक बढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यहां भी आपको हाइपरबली होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच की ओर चलें तो देखेंगे आप, ये है 7th नंबर पे, ये आएगा ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया ध्वनि सूचक अलंकार, नाम से स्पष्ट है, आप फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ सकते हैं इसके नाम से। यह है ओनोमैटोपिया, ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार में इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, ध्वनि सूचक जिसमें ध्वनि प्रस्तुत की गई हो, ध्वनि प्रस्तुत किया गया हो तो ध्वनि सूचक अलंकार। यह है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। इस अलंकार में जो साउंड है, आवाज है, वह जो है इसके अर्थ को प्रस्तुत करता है, यानी आवाज ही यदि उसका अर्थ प्रकट कर रहा हो, सेंस दे रहा हो, तो वहां ओनोमैटोपिया
अलंकार होगा या ध्वनि सूचक अलंकार होगा। इसको एग्जांपल में देखें, जैसे द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग। स्नेक्स यानी सर्प, आर हिसिंग यानी फुकार रहे थे, सॉरी फुकार रहे हैं, एंड द बीज आर बजिंग, और मधुमक्खियां बजिंग यानी भनभना रही हैं। यहां देखें स्नेक के की आवाज साउंड है हिसिंग की, और बीज की साउंड है बजिंग। ये साउंड ये सीधा सीधा आपको दिख जाएगा कि ये कोई साउंड सेंटेंस में आया है, तो साउंड व्यक्त करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए जो सेंटेंसेस हैं वो सब ओनोमेटोपोइया होंगे। सेकेंड में देख लीजिए, आई जस्ट हर्ड द म्यू ऑफ कैट। मैंने जस्ट सुना, अभी भी सुना, म्यू ऑफ कैट, बिल्ली के मियाने की आवाज, बिल्ली की आवाज। हियर इज द साउंड ऑफ कैट। द गन्स ऑफ हंटर्स स्नैप एंड क्रैक। शिकारियों की बंदूकें आवाज करती रही। ये देखिए स्नैप एंड क्रैक्स, फटने की आवाज, गोली और बारूद के फटने की आवाज। गन्स ऑफ हंटर्स स्नैप एंड क्रैक। इस तरह से आपने देखा कि ओनोमेटोपोइया में आवाज, साउंड, इस फिगर्स ऑफ स्पीच में साउंड ही हमें बताएगा कि ये ध्वनि सूचक अलंकार है। किसी न किसी साउंड को इस सेंटेंस में प्रयोग किया गया होगा तो वह ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आपने देखा सारे जो है फिगर्स ऑफ स्पीच कहीं न कहीं अपने अर्थ को, अपने मीनिंग को सेंटेंस में क्लियर कर देते हैं, और वो जब पोएम की पंक्तियों में प्रयोग किए जाते हैं तो वह पोएट्री की एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप सभी को फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज अपनी टेक्स्ट बुक में अवश्य देखें और जरूर करने का प्रयास करें। और आप सभी अपने अपने कार्यों में, अपने अपने एक्सरसाइजेज में व्यस्त रहें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।